तो आज का जो हमारा स्टॉक है वो है हमारा, जो कि इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। इनका जो 50% रिवेन्यू है इनके टॉप 50 क्लाइंट से ही आता है, जो कि 5 साल से ज़्यादा इनके पास हैं। अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स में सबसे बड़े बड़े नाम जिनमें आते हैं वो है एयरटेल, वो आता है गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, सीएमएस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर, ये सब इनके बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं, तो करोड़ों में इनकी सर्विसेज लेते हैं। हेलो इन्वेस्टर्स, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मेरे काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही गिर चुका है। जो मेरा आज का स्टॉक है वो मेनली आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और उसकी वैल्यूएशन अभी डर चीप हो चुकी है। मतलब वो स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा ही सस्ता आ चुका है, वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के भी नीचे आ चुका है। जितना उसे इतना सस्ता उसे कभी नहीं होना चाहिए था और ना ही पास्ट में कभी इतना सस्ता था। और तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्यों इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक इतना ज़्यादा क्यों गिरा, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। इस समय अगर आप ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या एकदम राइट स्टेप हो सकते हैं जिससे आप अभी इसको लॉस में बुक ना करें। आप इसमें क्या करें, और बाइंग करें या बैठे रहें या इसको बेच के निकल जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा स्टॉक है वो है हमारा टेनला प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। तो अब हम लोग स्क्रीनर पे इसकी एक ही सारी डिटेल्स को एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या कंपनी में फंडामेंटल्स अच्छे हैं या नहीं। फंडामेंटल अच्छे हैं तो स्टॉक गिर क्यों रहा है, ये सारे रीज़न देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के बारे में बात करी जाए तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर में ऑपरेट करती है और अपने मार्केट लीडर पोजीशन को इसने लगातार मेंटेन किया है। तो कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी है हमारी टेनला प्लेटफॉर्म, जिसको पहले टेनला सोल्यूशन नाम से जानी जाती थी। ये मेनली क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, जो इनेबल करती है बिजनेस को कम्युनिकेट करने को अपने कस्टमर से। मेनली कस्टमर बिजनेस को अपने कस्टमर से कनेक्ट करने का काम ये करते हैं। इनकी अगर मार्केट लीडरशिप देखा जाए तो कंपनी हैज़ इमर्ज एज अ लीडर इन द सी पास मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बिजनेस एंड आ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सैस। इनका लगभग इंडिया में लगभग जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं लगभग 35% मार्केट शेयर है और ये लगभग 800 बिलियन से ज़्यादा इंटरेक्शन एनुअली करते हैं, यानी कि उसको होने में मदद करते हैं। एंड 63% ऑफ द इंडियाज A2P एंड SMS जो भी भेजा जाता है, जितनी भी जो आपके फ़ोन में जो SMS आते हैं किसी भी टाइप के कि आपके बैंक में कितने पैसे आए, ये जितने भी SMS होते हैं ऐसे 60-70% चांस होते हैं कि SMS आपको 10 लाख के पास से ही आ रहा हो। अगर इनके प्रोडक्ट ऑफरिंग में देखा जाए तो इनका एंटरप्राइज कम्युनिकेशन है, जिससे इनका 90% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी फैसिलिटेट सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरप्राइजेज एंड कस्टमर थ्रू द मल्टीपल चैनल्स इंक्लूडिंग SMS, वॉइस, ईमेल, व्हाट्सएप। अगर आपको SMS, वॉइस, ईमेल, व्हाट्सएप इनसे भी कुछ भी मैसेज आते हैं तो वो समझ जाइएगा कि वो आपको 10 लाख की तरफ से ही आते हैं। और ये जो सेगमेंट है इनका इंटरप्राइज कम्युनिकेशन का, वो लगभग 20% से ग्रो हो रहा है। 20% इनके रेवेन्यूज में बढ़े हैं। अगर उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस की बात करें तो कंपनी के मेनली 2 ही बिजनेस है, एक इंटरप्राइज कम्युनिकेशन और दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इंटरप्राइज कम्युनिकेशन का 90% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनका 10% रेवेन्यू जनरेट होता है। द कंपनी हैज ऑपरेट इन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक ATP, ट्रूब्लॉग, वाइसली, वॉइस, Albert, etc. This segment revenue is grow by 46% between FY 2022 to FY 2024, led by Trueblog and Wisely. OTT जितने प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसमें भी इनका जो ये से वाला सेगमेंट OTT प्लेटफॉर्म जो सेगमेंट है वो लगभग 46% से ग्रो कर रहा है। इन्होंने बहुत सारे न्यू लॉन्चेस भी किए हैं। अगर इनका जियोग्राफिकल स्प्लिट देखा जाए तो इंडिया में इंडिया से लगभग 74% रेवेन्यू जनरेट होता है और ओवरसीज से लगभग 26% रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के अगर हम कस्टमर बेस की बात करें तो कंपनी इज अ प्रेफर्ड पार्टनर ऑफ ओवर 2000 इंटरप्राइजेज अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ग्लोबल टेक जायंट लाइक गूगल, मेटा, ट्रू कॉलर। जैसे जो गूगल है, मेटा है, ट्रू कॉलर है, इन सब के जो ये सब इनके क्लाइंट हैं। जितने भी अगर आपको गूगल से नोटिफिकेशन आता है, आपको फेसबुक से नोटिफिकेशन आता है, आपको ट्रू कॉलर से नोटिफिकेशन आता है, तो ये सब टेनला द्वारा ही भेजे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द कंपनीज टोटल रेवेन्यू कम फ्रॉम द टॉप 50 ऑफ इट्स टॉप 100 क्लाइंट। इनका जो 50% रेवेन्यू है इनके टॉप 50 क्लाइंट से ही आता है, जो कि 5 साल से ज़्यादा इनके पास हैं। अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स में सबसे बड़े बड़े नाम जिनमें आते हैं वो है एयरटेल, वो आता है गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, सीएमएस,
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर, ये सब इनके बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं, तो करोड़ों में इनकी सर्विसेज लेते हैं। और इन जितनी भी कंपनीज मैंने नाम बताए, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब आप जानते हो कि ये $multi-billion वाली कंपनी है। और इतनी बड़ी कंपनी जब कोई छोटी कंपनी को इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बैकिंग होगी, कुछ ना कुछ उसके पास तो यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा, जिस वजह से इतने बड़े बड़े प्लेयर इनको चूज़ करते हैं। इनोवेशन, कंपनी लगातार अपनी इनोवेशन करती जा रही है। कंपनी का मेन फोकस है कि इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाना एंड एंटिसिपेट दैट अपकमिंग डेवलपमेंट इन द ओटीटी चैनल विल ड्राइव फ्यूचर ग्रोथ, कि मेन जो फ्यूचर में जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ होने वाली वो इनके ओटीटी सेगमेंट से ही होने वाली है। तो ये था पूरा अबाउट सेक्शन कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, कंपनी के क्या क्या बिजनेस वर्टिकल, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो कि जैसा आप देख सकते हैं इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो लगभग 482 रुपीज़ का चल रहा है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये आज ही ये लगभग 2% से 2% नीचे करेक्ट हुआ है। ये इसका जो 52 वीक हाई था वो लगभग 1086 रुपीज़ था और जो 52 वीक लो है वो लगभग 474 रुपीज़ था। तो हम देख सकते हैं कि ये अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 6479 करोड़ है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी में आता है। और द स्टॉक का पीई चल रहा है वो लगभग 12.5% का है और इसका जो इंडस्ट्री पीई है वो लगभग 31.9 का है। तो इससे हम ओवरऑल अगर कंपैरिजन करके देखें तो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अभी ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे चल रही है। कंपनी की जो बुक वैल्यू वो लगभग 157 रुपीज़ की है। कंपनी लगभग 2.49% का डिविडेंड पे आउट करती है। कंपनी का ROCE लगभग 38.3% का है। कंपनी का ROE लगभग 31.7% का है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो है 0.03, जो कि बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है। कंपनी के पास लगभग 2094 करोड़ के रिजर्व हैं और उसी में अगर देखा जाए तो लगभग 70 करोड़ के डेब्ट हैं, जो कि बिल्कुल ही अच्छे कंडीशन में है। कंपनी में लगभग 44.1% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और लगभग 12.5% की FIIs की होल्डिंग है और DIIs की 0.46% की बहुत ही थोड़ी सी होल्डिंग है और रेस्ट जितनी भी होल्डिंग 43% की वो पब्लिक के पास है। प्रोमोटर की किसी भी तरह की होल्डिंग प्लेज नहीं है। कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में जो EPS जनरेट करी थी वो लगभग 38.7 रुपीज़ की थी। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई प्राइस है वो लगभग 2097 रुपीज़ का था और कंपनी का जो PEG रेशियो वो लगभग 0.14 है। तो अगर हम देखते हैं कंपनी का जो प्राइस है वो पिछले 1 साल से लगातार गिरता आ रहा है और अगर आप 3 साल में देखो तो 3 साल में भी कंपनी का प्राइस लगातार ही गिर रहा है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कंपनी का प्राइस उठा हो। अभी भी कंपनी का जो प्राइस है वो अपने 200 DMA और 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसकी वैल्यूएशन देखें तो इसका जो मीडियन PE है, मतलब ऑन एन एवरेज कंपनी की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, वो लगभग 22.6 का मीडियन PE होता था और अभी इसका जो मीडियन PE चल रहा है वो लगभग 12 का चल रहा है। तो अपने मीडियन PE, अपनी रियल वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। तो इससे ये समझ में आता है कि कंपनी की वैल्यूएशन वाइज तो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में आ चुकी है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें लगातार, तो क्वार्टरली रिजल्ट ऐसा नहीं है कि बढ़े ना हो। कंपनी लगातार अपने क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव ही पोस्ट कर रही है। लगातार कंपनी में सेल्स आ रही है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि एकदम लगातार कुछ 20-30% का जंप हो सेल्स में, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टेंट सेल्स आती जा रही हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार उसी लेवल पे मेंटेन है। जहां दिसंबर 2021 में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो लगभग 203 करोड़ था, वही दिसंबर 2022 में 151 करोड़ हुआ, मतलब कम हुआ था। फिर दिसंबर 2023 में 193 करोड़ हुआ और दिसंबर 2024 में लगभग 163 करोड़ हुआ, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आई है। सेल्स बढ़ी है, सेल्स उतनी ही कांस्टेंट है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। जहां दिसंबर 2021 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% था, वहीं दिसंबर 2024 में ये लगभग 16% का हो गया है, जो कि उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। अभी आगे हमें पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ है। हम इसके मिलने का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो जहां 2013 में कंपनी की जो टोटल सेल्स थी 117 करोड़ थी, वहीं ये ट्रेलिंग 12 मंथ पे लगभग 4000 करोड़ की सेल्स ये कर रहे हैं। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 2013 में जहाँ 11 करोड़ था, वहीं ये ट्रेलिंग 12 मंथ में 688 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर से कम है। क्यों कम है? क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हुआ है। जहाँ लास्ट ईयर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 19% था, वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% है। ऐसा क्यों है? क्योंकि IT सेक्टर में थोड़ी बहुत ज़्यादा हेडविंड आई है, IT सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहा है। कंपनी का जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां 2013 में -148 करोड़ था, वहीं ये ट्रेलिंग 12 मंथ में पॉजिटिव 643 करोड़ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट -147 करोड़ से बढ़कर लगभग 520 करोड़ पे आ चुका है।
कंपनी की ईपीएस जहां 2013 में -14.53 रुपीज़ थी, वहीं ये ट्रेलिंग 12 मंथ में 38.67 रुपीज़ की है। अगर हम इसके आरओई लास्ट 10 ईयर का ऑन एन एवरेज आरओई देखें तो लगभग 20% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। अगर हम इसके लास्ट 10 ईयर का स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो काफ़ी अच्छा है, लगभग 39% का है। हम लास्ट 10 ईयर का अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो लगभग 50% का है, और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखते हैं लास्ट 10 ईयर की तो लगभग 44% की है। कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी में इक्विटी जो कैपिटल है वो लगातार कांस्टेंट रही, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी में ज़्यादा बोनस और स्प्लिट नहीं आए हैं। कंपनी की बोरोइंग्स भी कुछ कभी नहीं बढ़ी है, कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ही कमी है, कंपनी ज़्यादा बोरो नहीं करती है। कंपनी के रिजर्व भी काफ़ी अच्छे लेवल बढ़े हैं, जहां 2013 में 605 करोड़ के रिजर्व थे, वहीं सितंबर 2024 में लगभग 2000 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स हैं। और अगर इनके कैश फ्लो देखा जाए, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसका मतलब होता है कंपनी जो बिजनेस कर रही है क्या कंपनी उससे पैसा जनरेट कर पा रही है, क्योंकि नो मैटर कंपनी चाहे जितनी अच्छी हो, अगर वो अपने बिजनेस से पैसा नहीं बना पा रही है ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। और इनमें अगर देखा जाए, जब से ये कंपनी 2013 से देखा जाए और अब तक लगातार पॉजिटिव है, बस एक बार ऐसा हुआ है 2019 में जब कोविड का टाइम काफ़ी आ गया था, तब इनके जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो निगेटिव गया। इनके और भी रेशियोज देखा जाए तो लगातार जो इनका डेब्टर्स डेज है वो लगभग 260 दिन से कम होकर 78 डेज आ गए, जो कि बहुत ही अच्छा है। कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब कितने दिन में सेल्स करते हैं उनको पैसा आता है, वो साइकिल भी लगातार कम होती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी में। अगर उनके ईयरली प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 2017 में जहां प्रमोटर्स की होल्डिंग 33% थी, वहीं दिसंबर 2024 में लगभग 44% की है, मतलब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल होता है। एफआईआईज़ ने भी अपनी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाई है, जहाँ 2017 में एफआईआईज़ केवल 0.62% की होल्डिंग थी इनकी इस कंपनी में, वहीं दिसंबर 2024 में लगभग 12.48% की होल्डिंग है। डीआईआईज़ ने अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं बढ़ाई, उनकी इन्वेस्टमेंट लगातार ही कांस्टेंट रही है, जहां 2017 में 0.35% था, वहीं दिसंबर 2024 में लगभग 0.46% है। और अगर हम पब्लिक की होल्डिंग लगातार यहाँ पे कम होती गई, जहाँ 2017 पब्लिक की 65% होल्डिंग थी, वहीं ये दिसंबर 2024 में लगभग 42% आ चुकी है। धीरे धीरे प्रोमोटर होल्डिंग का बढ़ना और धीरे धीरे पब्लिक की होल्डिंग का कम होना, ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि मेरा ओपिनियन कंपनी के बारे में क्या है और मैं क्या कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है या नहीं करी है। एज अ फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने कंपनी में खुद भी इन्वेस्टमेंट ले रखी है, लेकिन मैंने जब से इन्वेस्टमेंट किया है तब से अभी भी ये निगेटिव ही चल रहा है। मुझे इस पर कन्विक्शन है, मुझे अपने रिसर्च पे भरोसा है। मैंने अभी तक इसमें स्ट्रॉन्ग होल्डिंग करके रखी है, लगभग 2-2.5 साल हो गए, अभी तक इसने मुझे पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अभी चाहिए 2 साल ना चले, मुझे तभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट ऐसा है कि मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपका रिस्क एपेटाइट नहीं जानता, तो आप इस वीडियो को एज अ एजुकेशनल पर्पज से ही लीजिएगा। किसी तरह से मैं आपको बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि वो आपका हार्ड एंड मनी है। किसी के भी बोलने से आपको कभी भी अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिला, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगी हो, आपको कुछ डाउट हो, तो आप मुझे सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जिससे आप फिल करके सीधा मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।